मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, सेकंड बी पेपर का, जिसका जो विषय है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया। आज हमारे अध्ययन का विषय है मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले विद्रोह। कुछ विद्रोह का अध्ययन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और उसी अध्ययन को हम अपने इस पार्ट 2 नामक जो वीडियो है उसके अंतर्गत उस अध्ययन को हम जारी रखे हुए हैं। तो मैं अब जो विद्रोह ले रही हूँ वो है कड़ा में निज़ाम मईन का विद्रोह, जो 1338 ईस्वी में हुआ था। 1338 ईस्वी में कड़ा के राज्यपाल निज़ाम मईन ने विद्रोह कर दिया था। उसे कड़ा का इक्ता यानी कि प्रांत कई लाख टके पर इजारे पर दिया गया था, किंतु वह इस धन का 10वां भाग भी खजाने में नहीं जमा कर रहा था। फलस्वरूप सुल्तान के दंड के भय से भयभीत होकर उसने स्वयं को कड़ा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि भी स्वयं ने धारण कर ली। सुल्तान ने अवध तथा जाफराबाद के राज्यपाल आइनुल मुल्क मुल्तानी को इस विद्रोह के दमन के लिए कड़ा भेजा, जिसने कि युद्ध में कड़ा के निज़ाम मईन की हत्या कर दी और उसके साथ ये जो विद्रोह था समाप्त हो गया। इसमें मैं एक और विद्रोह ले रही हूँ, बीदर में शिहाब सुल्तानी का विद्रोह 1338-1339 ईस्वी में। 1338-39 में ताजुल मुल्क नुसरत खान ने, जो शिहाब मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता था, बीदर में विद्रोह कर दिया। उसे 1334 ईस्वी में बीदर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उसके द्वारा 1 करोड़ टके पर बीदर का इक्ता हजारे पर ले लिया गया था, किंतु वह न तो कर की निर्धारित राशि का भुगतान कर रहा था और न ही कृषि में सुधार कर रहा था। उसने सोचा कि उसकी असफलता पर सुल्तान उसे कठोर दंड देगा, इसलिए दंड के भय से उसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने कुतलुक खां को उसके विरुद्ध विद्रोह का दमन करने भेजा, जिसने उसे हराकर कैद कर लिया और सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी के साथ हम एक विद्रोह और ले लेते हैं, गुलबर्गा में अली शाह नाथू का विद्रोह, जो कि 1339-40 ईस्वी में हुआ था। अली शाह को 1339 ईस्वी में गुलबर्गा में कर एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था, किंतु उसने गुलबर्गा के राज्यपाल का वध करके गुलबर्गा और बीदर में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। किंतु कुतलुक खां को इस विद्रोह के दमन करने के लिए भेजा गया था, जिसने अली शाह को पराजित करके बंदी बना लिया तथा उसे दिल्ली भेज दिया, जहां सुल्तान द्वारा उसे फांसी दे दी गई थी। इसी के साथ इस विद्रोह का भी अंत हो गया था। अब एक विद्रोह और ले लेते हैं हम, आइनुल मुल्क का विद्रोह, जो 1340-41 ईस्वी में था। 1340-41 में अवध के राज्यपाल आइनुल मुल्क का विद्रोह हुआ, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे भयंकर विद्रोह, बड़ा विद्रोह माना जाता है। आइनुल मुल्क मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ मित्र और साथी भी था तथा उसकी गणना उस समय के चोटी के अमीरों में की जाती थी। वह एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ बहुत बड़ा विद्वान भी था। 1340-41 ईस्वी में सुल्तान ने उसे अवध से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि वहाँ एक कुशल प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ की आवश्यकता थी सुल्तान को। आइनुल मुल्क ने इसका अर्थ यह लगाया कि सुल्तान उसके प्रभाव में कमी करने की और अंत में उसका विनाश कर देने की कोशिश कर रहा है। असंतुष्ट अमीरों ने भी आइनुल मुल्क को यह विश्वास करा दिया कि उसको दौलताबाद भेजने के पीछे सुल्तान की कोई कपटपूर्ण चाल ही होगी, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया, किंतु अंत में वह पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया तथा अनेक प्रकार से उसे अपमानित किया गया, किंतु उसकी सेवाओं को ध्यान में रखकर बाद में सुल्तान ने उसे क्षमा कर दिया था। सुल्तान के समय होने वाले विद्रोह में हम एक ही विद्रोह और लेते हैं, शाहू अफगान का विद्रोह, जो 1341 ईस्वी में हुआ था।
1341 ईस्वी में शाहू अफगान ने मुल्तान में विद्रोह किया था। उसने मुल्तान के राज्यपाल बेहनात का वध कर दिया और स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह का दमन करने के लिए गया। सुल्तान के आगमन का समाचार सुनकर शाहू पहाड़ों की ओर भाग गया और वह पकड़ा नहीं गया था। इस तरह से इस विद्रोह का भी दमन ही माना जाएगा। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह हो रहे थे, इनमें से हम एक और विद्रोह देख लेते हैं, सादा अमीरों का विद्रोह। साथ ही में बहमनी राज्य की स्थापना, जो कि दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह से अलग था। इसका अध्ययन हम इन विद्रोह के साथ ही करेंगे। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक की शक्ति सादा अमीरों यानी कि विदेशी अमीरों के विद्रोह का दमन करने में लगी रही, जो खंबात से लेकर दौलताबाद तक के संपूर्ण प्रदेशों में फैले थे। बर्नी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अधिकारी थे जिनके सैनिक और नागरिक दोनों प्रकार के कार्य थे तथा प्रत्येक अपने अधीन एक छोटी सेना भी रखते थे। हाजी उद्बीर के अनुसार दोआब में सादा अमीर कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों यानी कि आमिलों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किए जाते थे। इन विदेशी अमीरों ने राज्य के धन का गबन कर लिया तथा लूटमार के उद्देश्य से ये लोग विद्रोहियों की मदद करने लगे थे। सुल्तान ने मालवा के राज्यपाल अजीज़ खंबार को विद्रोही विदेशी अमीरों को दंड देने का आदेश दिया। उसने अनेक सादा अमीरों को बंदी बना लिया तथा उनका वध भी कर दिया था। इस हत्याकांड के समाचार ने गुजरात के सादा अमीरों को बुरी तरह से भयभीत कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा नायब वजीर मकबूल पर आक्रमण करके शाही खजाने को लूट लिया, जिससे वह गुजरात से दिल्ली ले जा रही थी। जब मालवा का राज्यपाल अजीज़ खंबार मकबूल की सहायता करने गुजरात आया तो उन्होंने उसको भी पकड़कर मार डाला। इस प्रकार गुजरात में सादा अमीरों के विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान स्वयं 1344 ईस्वी के प्रारंभ में गुजरात पहुंच गया। दभोई के निकट उसने विद्रोहियों को परास्त कर बड़ी संख्या में विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद एक और युद्ध में नायब वजीर मकबूल ने विद्रोहियों को परास्त किया, जिसके फलस्वरूप गुजरात में सादा अमीरों का विद्रोह समाप्त हो गया। इसके बाद दौलताबाद में सादा अमीरों ने विद्रोह कर दिया और वहां के राज्यपाल अली मुल्क को पराजित करके दौलताबाद पर अधिकार कर लिया तथा इस्माइल नामक एक सरदार को नासिरुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित करवा दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान स्वयं दौलताबाद गया और विद्रोहियों को परास्त करके दौलताबाद पर पुनः उसने अधिकार कर लिया। किंतु इस समय मलिक तगी ने गुजरात में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान को गुजरात जाना पड़ा। ज्यों ही सुल्तान दौलताबाद से हटा, सादा अमीरों ने पुनः दौलताबाद में विद्रोह कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उनके नेता हसन कांगू ने 3 अगस्त 1347 ईस्वी में स्वयं को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बेहमन शाह के नाम से स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। गुजरात विद्रोह के कारण बहमनियों को चुनौती देना असंभव समझकर सुल्तान ने दक्षिण के इस नुकसान को स्वीकार कर लिया। एक तरह से स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई और वो भी विदेशी अमीरों के द्वारा, जिसको कि अंततः सुल्तान को स्वीकार करना पड़ा। एक अंतिम विद्रोह और है जो मैं आपको बता दूं, इसके साथ अपना ये अध्ययन समाप्त भी हो जाएगा। तगी का विद्रोह, ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के साथ भी जुड़ा है, तो मैं आपको एक बार पूरा बता देती हूँ। जिस समय सुल्तान सादा अमीरों के द्वितीय विद्रोह का दमन करने के लिए दौलताबाद पहुंचा, उसी समय गुजरात में तगी ने विद्रोह कर दिया था। सुल्तान स्वयं तगी के विद्रोह का दमन करने के लिए गुजरात गया। तगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना कोई बड़ा युद्ध किए भागता रहा, किंतु अंत में उसकी पराजय हुई और वह भागकर थट्टा चला गया। तगी की शक्ति का पूरी तरह से दमन करने के उद्देश्य से सुल्तान ने
थट्टा जाने का निश्चय किया, किंतु थट्टा जाते समय मार्ग में सुल्तान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक तूफानी जीवन का अंत हुआ, जिसने जनता की भलाई के लिए चिंतित रहने पर समझ दे कि दुविधा, चिंता तथा आतंक की स्थिति में रखा। उसकी मृत्यु पर बदायूं ने इस प्रकार लिखा, अंत में जनता को उससे और जनता को सुल्तान से छुटकारा मिल गया। इस तरह से हम ये देखेंगे कि लगभग 14 विद्रोह सुल्तान के समय हुए और ये विद्रोह हर साल हुए, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के समय तक विद्रोह निरंतर जारी थे और ये विद्रोह उसकी मृत्यु के साथ 1351 में समाप्त हो गए थे। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुछ हिंदू राज्यों का जन्म हुआ, एक बहमनी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और बंगाल जो है मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य से पूर्णतः अलग हो गया। लगभग ये माना जा सकता है कि मोहम्मद तुगलक के समय इन विद्रोह का ये परिणाम निकला कि दिल्ली सल्तनत अस्थिर हो गई और कहीं ना कहीं जो पतन के लिए जो कदम आगे बढ़ रहे थे वो शायद मोहम्मद तुगलक के शासन के समय से ही माने जा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये अध्ययन समाप्त होता है।